गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। आज हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस भाग में, आपको हम बताएंगे किस भाग में दिया गया है, संविधान के किस भाग में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व को, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे किस देश से डीपीएसपी को लिया गया है। और दोस्तों एग्ज़ाम अभी से सारे क्वेश्चन भी करवाऊँगी, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ अलग होने वाला है और कुछ आपको अलग जानकारी मिलने वाली है, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको बता दें, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये संविधान के द्वारा राज्य के सरकारों को दिया गया है। राज्य की सरकारों को दिशा निर्देश दिया गया है, या बोले इसे गाइडलाइंस दिए गए हैं राज्य को संविधान के द्वारा। ये जो भाग 4 है, संविधान के भाग 4 में एग्ज़ाम में पूछता है कि किस भाग में नीति निर्देशक तत्व को दिया गया है, तो याद रखना आपको भाग 4 पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, और ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है, या हिंदी में आपको बता दें 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसे किस देश से लिया गया है, तो याद रखना है आपको, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड जो देश है उसके संविधान से ये लिया गया है। ये जो आयरलैंड के संविधान में भी डीपीएसपी का उल्लेख है, लेकिन वो भी अपना उल्लेख नहीं है, वो भी किसी और के संविधान से लिया गया है। वो जो आयरलैंड जो है वो स्पेन के संविधान से डीपीएसपी को अपने संविधान में सम्मिलित किया। ये याद रखना है आपको, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको विशेषता कहा है किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे विशेषता बोला है। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा कि कौन से संविधान के कौन से भाग को विशेषता कहा है, तो आपको बता देना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भीमराव अंबेडकर ने इसे विशेषता बताया। और ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे, इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान को डीपीएसपी को मूल आत्मा कहा है। इतना तक आपको याद रखना है, समझना है। ये जो है यह राज्य को दिया गया दिशा निर्देश है, जिसमें सामाजिक विकास करता है, नागरिकों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करता है। ये आयरलैंड के संविधान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टिकल 37 यह कहता है कि किसी भी न्यायालय में वाद योग नहीं है। जो डीपीएसपी है किसी भी न्यायालय में वाद योग नहीं है। तो आर्टिकल 37 सिर्फ यही बोलता है, यह किसी भी न्यायालय में वाद योग नहीं है। 36 यह बोलता है कि यह राज्य को दिया गया दिशा निर्देश है, जिसमें राज्य नागरिकों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करता है। इसमें न्यायालय में आप इसे नहीं रिपोर्ट कर सकते हैं, केस दर्ज नहीं कर सकते हैं, यह न्यायालय के वाद योग नहीं है। फिर आगे चलते हैं आर्टिकल 37 की तरफ। यह किसी भी न्यायालय में वाद योग नहीं है। आर्टिकल 38 राज्य सामाजिक विकास के लिए एवं नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। क्या करेगा? राज्य के सामाजिक विकास के लिए एवं नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। इस सामाजिक विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब बना करके, अनाथालय बना करके अपने नागरिकों को, अपने जो कमज़ोर वर्ग के लाचार व्यक्ति हैं, गरीबों के लिए ये कल्याण के लिए ये अपना कर सकता है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? और याद रखना है, आर्टिकल 39 को बोलता है राज्य द्वारा कुछ सिद्धांतों का अनुसरण नागरिकों के विकास के लिए करेगा। इसमें बोल रहा है कि राज्य कुछ भी सिद्धांत का अनुसरण करके नागरिकों के विकास के लिए कार्य करेगा। तो 39 में राज्य द्वारा कुछ सिद्धांतों का अनुसरण नागरिकों के विकास के लिए करेगा। मतलब जो राज्य जो है वो नागरिकों के लिए
गरीब निःशुल्क विधिक सहायता देगा। मतलब जो भी गरीब है, अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है पैसा के कमी के कारण, तो उसके लिए वो फ्री वकील रख सकता है, फ्री सलाहकार रख सकता है। नेक्स्ट है 40, जिसे आर्टिकल 40, इसे गांधीवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें ग्राम पंचायत का संगठन दिया गया है। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस प्रकार से ग्राम पंचायत का संगठन हुआ। तो 40 में ग्राम पंचायत याद रखना है। 41 में कार्य का अधिकार एवं लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया। इसमें गरीब बूढ़े व्यक्ति और बच्चों के लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया गया। 42 में क्या है, मानवीय का मातृत्व सहायता। जो भी माँ बनती है उसको पोषण के लिए सहायता करने के लिए बोला गया है। उसको फ्री में जो भी पोषक तत्व है वो दिए जाने का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 43, इसमें जीवन निर्वाह मजदूरी का मापक निर्धारण किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति मजदूर को कम वेतन देता है, कोई कहीं पे ज़्यादा देता है, कहीं पे कम देता है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक लाइन दर्ज किया है कि इतना देना है तो इतना सभी मजदूरों को देना ही है। तो ये उसी के अनुसार मजदूरी दिया जाएगा, इसमें कम या ज़्यादा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है समान नागरिक सिविल संहिता। 44 आर्टिकल में दिया गया है। 44 आर्टिकल में समान नागरिक सिविल संहिता दिया गया है। मतलब सभी नागरिकों को समान नियम लागू होंगे। क्या होंगे? सभी को समान नियम से, सबके लिए समान कानून रहेगा। याद रखना है 45 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 45 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2001 में 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कहा गया। ये याद ही रखना है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों को शोषण से सुरक्षा करने के लिए कहा गया। जो भी आरक्षण देकर के, जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उसको आरक्षण देकर के समान वर्ग के समान ले जाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है 47 में पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य पर बल दिया गया है। 47 में क्या कहा गया है? जो भी नुकसानदायक नशीला दवा, मदिरा, ड्रग्स, औषधि, जितने भी चीज़ है उस पर प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। इसमें न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा या केंद्र सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो 47 को लेकर के ही बिहार में शराबबंदी हुआ है। और आज मतलब करंट में देखा जाए तो पंजाब में भी नशा मुक्त राज्य सरकार ने व्यवस्था करने की कोशिश की है और ये नियम लाई है। तो ये देखना है, आज करंट अफेयर में भी ये दिया गया है। आर्टिकल 48 में बताया गया है कृषि एवं पशुपालन पे बल। 48 में क्या कहा गया है? कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 48, ये याद रखना, आर्टिकल 48 पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण, जंगल एवं वन्य जीवों का संरक्षण को लेकर के है। क्या है? पर्यावरण, जंगल एवं, धुंधला दिखलाने लगता है, जंगल एवं वन्य जीवों का संरक्षण को लेकर के है। 49 जो है, 49 हम चलेंगे। ये बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक जितने भी स्मारक है, स्थान है, वस्तु का संरक्षण करना। जितने भी राष्ट्रीय वस्तु है, संग्रहालय, सबको संरक्षण करने का राज्य सरकार का दायित्व है। तो 49 में इतना याद रखना है, स्मारकों का संरक्षण। इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। फिर 50 में दिया गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। न्यायपालिका अपना काम करेगी और कार्यपालिका अपना काम करेगी। ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आर्टिकल 51 देखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा नीति। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि जो बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। ये है 51 में DPSP का निर्देश। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो या मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए, वॉच करने के लिए धन्यवाद।